अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। हमारा आज का टॉपिक ऑफ डिस्कशन वो है अल्कोहल, ठीक है। और ये हमारा सेकेंड ईयर केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 11 है। तो चलिए हम अपना आज का लेक्चर जो है वो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो हम ये देख लेते हैं कि अल्कोहल्स क्या होते हैं, ठीक है। तो अल्कोहल्स जो हैं वो इस तरह के हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं जिनके अंदर OH फंक्शन ग्रुप जो है वो पाया जाता है, मतलब कि हाइड्रोक्सिल फंक्शन ग्रुप पाया जाता है। तो अगर हम इसके जनरल फार्मूला की बात करते हैं तो वो ROH होता है, जिसमें R जो है वो हमारे पास अल्काइल ग्रुप होता है। अल्काइल ग्रुप कोई भी हो सकता है, लाइक वो मीथेन भी हो सकता है, इथेन हो सकता है, आइसोप्रोपेन हो सकता है, या फिर बेंजाइल ग्रुप हो सकता है, ठीक है। तो वो किसी भी किस्म का अल्काइल ग्रुप हो सकता है और उसके साथ जो है वो OH अटैच होगा। तो OH जो है वो हमारे पास अल्कोहलिक फंक्शनल ग्रुप है। ये तो था इसका जनरल फार्मूला, ठीक है। और उसके बाद अगर हम इसकी क्लासिफिकेशन के हवाले से बात करते हैं ना, तो अल्कोहल्स जो हैं वो दो टाइप्स की होती हैं। वो या तो मोनोहाइड्रिक अल्कोहल्स हो सकते हैं या फिर वो पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल्स हो सकती हैं। मोनोहाइड्रिक जैसे कि मोनो से पता चल रहा है एक, ठीक है। तो मोनोहाइड्रिक अल्कोहल्स इस तरह की अल्कोहल्स होती हैं जिनके अंदर जस्ट एक ही हाइड्रोक्सिल ग्रुप पाया जाता है। लेकिन पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल्स जो होती हैं वो इस तरह की अल्कोहल्स होती हैं जिसके अंदर 2, 3 या इससे ज़्यादा हाइड्रोक्सिल ग्रुप्स पाए जाते हैं। तो वो वाली अल्कोहल्स जिनके अंदर 2 हाइड्रोक्सिल ग्रुप पाए जाते हैं इनको हम डाईहाइड्रिक अल्कोहल्स बोलते हैं। जिनके अंदर 3 पाए जाते हैं इनको हम ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल्स बोलते हैं, ठीक है। तो ये डाईहाइड्रिक और ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल्स जो हैं ये अंडर द कैटेगरी ऑफ पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल ही आती हैं। और इसी तरह मोनोहाइड्रिक अल्कोहल जिनके अंदर एक OH ग्रुप जो है वो पाया जाता है, इनके भी फर्दर 3 टाइप्स हैं, ठीक है। एक कुछ होते हैं प्राइमरी अल्कोहल्स होते हैं, कुछ सेकेंडरी होते हैं और कुछ टर्शियरी अल्कोहल्स होते हैं। जो प्राइमरी अल्कोहल्स होते हैं उनके अंदर जो OH फंक्शन ग्रुप होता है वो प्राइमरी कार्बन के साथ अटैच हुआ होता है, ठीक है। मतलब वो वाली कार्बन जिसके साथ या तो फर्दर कोई और कार्बन अटैच ना हो या फिर एक ही कार्बन अटैच हो, एक से ज़्यादा कार्बन जो है ना उस कार्बन के साथ अटैच ना हो जिसके साथ OH फंक्शन ग्रुप जो है वो अटैच है। इस तरह जो हमारे पास सेकेंडरी अल्कोहल्स हैं वो इस तरह की अल्कोहल्स होती हैं जिनके अंदर OH फंक्शन ग्रुप जो है वो इस तरह की कार्बन के साथ अटैच है जो कि फर्दर 2 कार्बन्स के साथ अटैच होगी, ठीक है। तो इस तरह की अल्कोहल को हम सेकेंडरी अल्कोहल कहते हैं। और टर्शियरी अल्कोहल इस तरह की अल्कोहल होती है जिसके अंदर OH फंक्शन ग्रुप जो है वो इस तरह की कार्बन के साथ अटैच है जो कि फर्दर 3 कार्बन्स के साथ जो है ना वो अटैच है, ठीक है। और जो वो वाली कार्बन जिसके साथ OH फंक्शन ग्रुप अटैच है उसके साथ कोई भी हाइड्रोजन नहीं होगा इस केस में। तो इस तरह के अल्कोहल को हम टर्शियरी अल्कोहल बोलते हैं। अगर हम नोमेनक्लेचर की बात करें अल्कोहल के, ठीक है, तो उसको आप 2 तरह से जो है वो नाम दे सकते हैं। पहला तो कॉमन या फिर ट्रिवियल नेम दे सकते हैं और दूसरा आईयूपैक नेम दे सकते हैं। कॉमन या फिर जो ट्रिवियल नेम्स होते हैं वो ज़्यादातर जो लोअर या फिर सिंपलर अल्कोहल्स होते हैं उनको दिए जाते हैं, ठीक है। कॉमन या फिर ट्रिवियल नेम में हम ये करते हैं कि अगर जब हमने किसी भी अल्कोहल को नाम देना होता है तो पहले हम उसके अल्काइल ग्रुप का नेम लिखते हैं, ठीक है। और उसके बाद जो है ना आगे हम अल्कोहल का वर्ड जो है वो लगा देते हैं, ठीक है। जिस तरह CH3OH है तो CH3 जो है वो मिथाइल हो गया और OH जो है वो उसने इंडिकेट किया कि ये अल्कोहल है, तो हमने इसका नाम मिथाइल अल्कोहल रख दिया। उसके बाद C2H5OH है तो C2H5 इथाइल ग्रुप है और साथ में OH आ गया तो इथाइल अल्कोहल हो गया। इसी तरह C6H5CH2 है, वो हमारे पास एक अल्काइल ग्रुप है जो कि बेंजाइल जिसका नाम है, और साथ में उसके OH आ गया तो ये बेंजाइल अल्कोहल हो गया। तो इस तरह जो है वो ट्रिवियल नेम दिए जाते हैं डिफरेंट अल्कोहल्स को, लेकिन ये सिंपलर और जो लोअर अल्कोहल्स होती हैं उन्हीं को दिए जाते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास आईयूपैक नेम, ठीक है। तो आईयूपैक नेम में जैसे हम लोगों ने पहले भी अल्केन को नेम दिए थे, ठीक है, बिल्कुल इसी तरह हम लोगों ने इसे भी नाम देना है कि सबसे पहले हमने लॉन्गेस्ट कार्बन चेन जो है उसको सिलेक्ट करना है, ठीक है। और वो कार्बन चेन इस तरह की होगी जिसके ऊपर जो है वो हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच हुआ ठीक है। तो आपने क्या करना है कि जैसे अल्केन है, ठीक है, जिस तरह हमारे पास फ़र्ज़ करें कि CH3 है, ठीक है, वो ये जो है वो मिथाइल फंक्शनल ग्रुप है। आपने क्या करना है कि मिथाइल का E हटा के वहाँ पे OL लगा देना है। जैसे CH3OH है तो इसका मेथनॉल हो जाएगा। इसी तरह C2H5OH है तो इसका नाम एथेनॉल हो जाएगा और C3H7OH है तो इसका नाम प्रोपानॉल हो जाएगा। मतलब आपने अल्केन के नाम के साथ जो एंड पे E आता है उसको हटा के वहाँ पे OL लगा देना है।
तो ये आपके पास जो है इनको नाम देने का तरीका है। उसके बाद अगर इस तरह हो कि अल्कोहलिक ग्रुप जैसे OH है, ठीक है, उसको भी आपने इंडिकेट करना है कि उसकी पोजीशन क्या है, ठीक है, कि आइदर के वो दरमियान में पाया जा रहा है, चेन के एक साइड पे पाया जा रहा है, ये कहाँ पे है, ठीक है। तो उसके लिए आप ये करेंगे कि आप जैसे प्रोपानॉल था, ठीक है, तो आप यहाँ पे उसका नंबर लिख देंगे कि ये कौन से नंबर पे जो है OH फंक्शन ग्रुप पाया जा रहा है। जिस तरह आपके पास एग्जांपल में ब्यूटानॉल है, ठीक है, ब्यूटेन की एग्जांपल है और उसके साथ जो है वो OH अटैच है, ठीक है, तो आपका जो आपके पास चेन है उसकी नंबरिंग उस साइड से स्टार्ट करेंगे जहाँ से OH अटैच है, ठीक है, या OH करीब है। तो यहाँ पे जो 1 ब्यूटानॉल वाली एग्जांपल है, तो उसमें अगर आप OH के साथ वाली कार्बन से नंबरिंग स्टार्ट करें तो आपके पास 4 कार्बन बनती है और 4 कार्बन जो है उसका ब्यूटेन बोलते हैं, ठीक है। उसका ई हटा के OL लगा देना, ब्यूटानॉल बना देंगे, ठीक है, और OH जो है वो फर्स्ट कार्बन के साथ अटैच, तो 1 ब्यूटानॉल हो जाएगा। इस तरह अगर आप सेकंड वाली एग्जांपल देखें तो उसमें आप जो है वो नंबरिंग उस साइड से स्टार्ट करेंगे जिस साइड से OH जो है उसको लोएस्ट नंबर मिलेगा, ठीक है। और इसमें अगर आप देखें तो OH जो है वो सेकंड नंबर वाली कार्बन के ऊपर है, ठीक है, तो हमने इसका जो राइट साइड पे C3 है वहाँ से हम इसकी जो है वो काउंटिंग स्टार्ट करेंगे और हमारे पास जो है वो 4 कार्बन है इसमें, तो ब्यूटेन हो जाएगा, ठीक है। और जो है OH फंक्शन ग्रुप है तो ब्यूटानॉल हो गया, ठीक है, और दूसरे नंबर पे OH ग्रुप अटैच है तो 2 ब्यूटानॉल हो गया, ठीक है। तो ये इनको नाम देने का तरीका हुआ। नेक्स्ट ये हो सकता है कि जैसे पहले हमने एक OH ग्रुप वाला जो है उसकी एग्जांपल पढ़ी, तो ये भी हो सकता है कि कोई इस तरह का हमारे पास एग्जांपल हो जिसके अंदर जो है वो एक से ज़्यादा फंक्शन ग्रुप OH जो है वो पाया जाए, ठीक है। तो इस तरह की जो अल्कोहल्स होती हैं उनके नेम में हम पहले अल्केन का नेम लिख के, ठीक है, उसके बाद जो डाई या ट्राई या टेट्रा जो भी मतलब OH के जितने भी नंबर होंगे वो लिख के और एंड पे OL लगा देंगे, ठीक है, और साथ में स्टार्ट में उनकी नंबरिंग भी मेंशन कर देंगे। जिस तरह अगर आप पहले वाली एग्जांपल देखें तो ये इथेन है, ठीक है, तो और लेकिन इसके साथ जो है वो OH ग्रुप अटैच हैं, 2 डाई हो गया, ठीक है, डाईओल हो गया, मतलब कि 2 OH ग्रुप हैं, तो इथेन डाईओल। अब वो किस पोजीशन पे है, वो 1 और 2 पोजीशन के ऊपर है, तो 1 2 इथेन डाईओल हो गया। और इसका जो कॉमन नेम होता है उसको आप ग्लाइकोल भी बोलते हैं। इस तरह जो सेकंड वाली एग्जांपल है उसमें हमारे पास 3 कार्बन है और तीनों कार्बन के ऊपर एक OH ग्रुप अटैच है, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, 1 2 3, मतलब तीनों कार्बन के ऊपर एक OH है, 1 2 3 प्रोपेन ट्रायोल हो जाएगा, ठीक है। और साथ में और ये ट्राई का मतलब है कि 3, मतलब कि 3 OH ग्रुप जो है इसके अंदर अटैच है, ठीक है। तो इसको आप कॉमन नेम में ग्लिसरॉल भी बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद अगर आप देखें तो जो अनसैचुरेटेड मतलब अनसैचुरेशन आ जाती है अल्कोहल्स के में, ठीक है, तो उसमें आप प्रेफरेंस जो है वो OH ग्रुप को देंगे, ना कि आप डबल बॉन्ड को देंगे, ठीक है। मतलब कि आपने काउंटिंग उस साइड से स्टार्ट करनी है जिस साइड से OH को जो है वो सबसे कम नंबर जो है वो मिलेगा, ठीक है। तो जिस तरह ये एग्जांपल दी गई है तो आपने काउंटिंग जो है वो OH वाली साइड से स्टार्ट करनी है, ठीक है। तो आप इसमें बताएंगे कि आप मतलब ये अल्कीन है तो अल्कीन के दूसरे नंबर पे जो है डबल बॉन्ड आ रहा है तो आप लिखेंगे 2 ब्यूटीन, ठीक है, और 1 पोजीशन पे जो है वो अल्कोहल है तो 1 ओल आ जाएगा, ठीक है। तो 2 ब्यूटीन 1 ओल इसका नाम हो जाएगा। इसी तरह ये हो सकता है कि जब आपके पास हाइड्रोक्सिल ग्रुप के साथ साथ जो है वो कार्बोक्सिलिक फंक्शन ग्रुप भी आ जाए या एल्डिहाइडिक या फिर कीटोन का फंक्शन ग्रुप आ जाए, तो उस केस में आप हाइड्रोक्सिल ग्रुप को प्रेफरेंस नहीं देंगे, ठीक है। उस केस में जो है जो प्रेफरेंस होंगी वो हमारे पास जो हाइड्रोक्सी एसिड है या एल्डिहाइड या कीटोन उस ग्रुप को जो है वो हम प्रेफरेंस देंगे, ठीक है। जिस तरह ये हमारे पास फर्स्ट वाली एग्जांपल है तो इसमें हम COH को जो है वो प्रेफरेंस देंगे और उस साइड से हमारी काउंटिंग स्टार्ट होगी। लेकिन इस तरह के जो केसेस होते हैं उसमें जैसे OH यहाँ पे अटैच है तो इससे पहले हम हाइड्रोक्सी लगा देंगे और हाइड्रोक्सी से पहले हम उसका नंबर भी लिखेंगे कि OH जो है वो कौन से वाली कार्बन के ऊपर पाया जाता है। जिस तरह यहाँ पे दूसरी कार्बन के ऊपर हाइड्रोक्सी है तो हम लिखेंगे 2 हाइड्रोक्सी प्रोपेनोइक एसिड, ठीक है, और इसका जो कॉमन नेम होता है वो लैक्टिक एसिड होता है।
इसी तरह अगर आप नेक्स्ट वाले में देखते हैं तो दूसरी और तीसरी कार्बन के ऊपर जो है वो OH पाया जाता है, तो आप लिखेंगे 2,3 डाईहाइड्रोक्सी, ठीक है। और फिर ब्यूटेन है और 1,4 डायोइक एसिड, मतलब कि 1 और 4 पोजीशन के ऊपर जो है वो 2 कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप पाए जाते हैं। और इस फार्मूले को मतलब ये वाला जो हमारे पास स्ट्रक्चर होता है इसको हम टार्टारिक एसिड भी बोलते हैं। तो ये जो है वो इनको नाम देने के कुछ तरीके थे। आई होप कि आपको ये समझ आ गए होंगे। उसके बाद अगर हम देखें इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन देखें अल्कोहल्स की, तो मेथनॉल जो है उसको वैसे तो फॉर्मली प्रिपेयर किया जाता है डिस्टिलेशन ऑफ वुड से, ठीक है। और इसी वजह से हम इसको वुड सिपरेट भी बोलते हैं, क्योंकि आप इसको वुड से एक्सट्रैक्ट कर रहे होते हैं, वुड की डिस्टिलेशन से कर रहे होते हैं, तो इस वजह से इसको वुड सिपरेट बोला जाता है। लेकिन आज के दौर में जो मेथनॉल है उसको हम कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन या फिर वाटर के मिक्सिंग से भी जो है वो प्रोड्यूस कर सकते हैं। जिस तरह आप कार्बन मोनोऑक्साइड का जो रिएक्शन है वो हाइड्रोजन के साथ कर दें, और इस केस में जो आपके पास कैटलिस्ट होंगे वो जिंक ऑक्साइड और क्रोमियम ट्राईऑक्साइड होंगे, और टेम्परेचर जो होगा वो 450 डिग्री सेल्सियस होगा, और जो प्रेशर होगा 200 एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा, ठीक है। तो कार्बन मोनोऑक्साइड जो है वो हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करके आपके पास मेथनॉल बना देगी। तो इसमें आप क्या करेंगे, सबसे पहले जो है वो आप कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन को प्योरीफाई करेंगे, ठीक है। और उसके बाद जो है ना वो दोनों गैसेस को कंप्रेस किया जाएगा एट अबाउट 200 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ठीक है। और उसके बाद कॉइल्ड पाइप्स के ज़रिए इनको जो है वो रिएक्शन चैम्बर के अंदर लेके जाया जाएगा, और यहाँ पे रिएक्शन चैम्बर के अंदर जो कैटलिस्ट है उसको आप हीट करेंगे अप टू 450 टू 500 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। और इस टेम्परेचर के ऊपर जो है वो गैसेस रिएक्ट करेंगी और मेथनॉल वेपर्स बना देंगी, ठीक है। और ये वाले वेपर्स जो होंगे आप फिर इसको कंडेंसर से पास आउट करवा के और इससे जो है वो मेथनॉल प्रिपेयर कर लेंगे। इस तरह जो अनरिएक्टिंग गैसेस होंगी वो दोबारा से रिसाइकल होकर कंप्रेसर में आ जाएंगी, कंप्रेसर के ज़रिए जो है वो रिएक्शन चैम्बर में आ जाएगी, जाकर दोबारा से उनको यूटिलाइज़ किया जा सके और रिएक्शन की यील्ड को बढ़ाया जा सके, ठीक है। तो जिस तरह इस पिक्चर में दिखाया गया है कि कार्बन मोनोऑक्साइड हाइड्रोजन जो है पहले गैस प्यूरीफायर में जाते हैं, फिर वहाँ से कंप्रेसर में, और वहाँ से जो है वो कैटलिस्ट टावर में जाते हैं, जहाँ पे जिंक ऑक्साइड क्रोमियम डाइऑक्साइड जो है पाया जाता है एट अबाउट 450 डिग्री सेल्सियस, और फिर वहाँ से वो कंडेंसर से होके उनका जो मेथनॉल बन जाता है, ठीक है। और जो अनरिएक्टेड गैसेस होती हैं कार्बन मोनोऑक्साइड है और हाइड्रोजन है, वो दोबारा से जो है वो कंप्रेसर के अंदर आ जाता है, ठीक है। दोबारा से कैटलिस्ट टावर में जाता है और कंडेंसर से होकर दोबारा से आपके पास मेथनॉल बना देते हैं। तो इस तरह जो है आप रिएक्शन की यील्ड को बढ़ा सकते हैं, और इससे जो है आपके पास रिएक्टेंट जो है वो ख़राब नहीं होता। नेक्स्ट है हमारे पास एथनॉल, ठीक है। एथनॉल जो है आप इसको इंडस्ट्रियल स्केल पे बाय द फर्मेंटेशन जो है प्रोड्यूस कर सकते हैं, ठीक है। तो फर्मेंटेशन क्या होती है, अब हमारे पास कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जैसे कि यीस्ट, ठीक है। तो ये कुछ एंजाइम्स को सिक्रीट करते हैं, ठीक है। तो वो जो एंजाइम्स होते हैं ना वो ड्यूरिंग फर्मेंटेशन इस्तेमाल हो रहे होते हैं। तो फर्मेंटेशन एक इस तरह का बायोकेमिकल प्रोसेस होता है जिसमें जो है वो हम सर्टेन एंजाइम्स को इस्तेमाल करते हैं, और वो एंजाइम जो है वो हमारे पास माइक्रो ऑर्गेनिज्म से आते हैं, ठीक है। और इस केस में जो ऑप्टिमम टेम्परेचर होता है वो अबाउट 25 टू 35 डिग्री सेल्सियस होता है, और इस केस में जो प्रॉपर एरिएशन होती है, डाइल्यूशन ऑफ सोल्यूशन होती है, और एब्सेंस ऑफ एनी प्रिजर्वेटिव, वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी कंडीशंस होती हैं फर्मेंटेशन के लिए, ठीक है। अगर आप इन तीनों कंडीशंस को अप्लाई करेंगे तो देन आपके पास फर्मेंटेशन जो है वो अच्छी होगी। अगर हम पाकिस्तान के हवाले से बात करें तो इसमें एथनॉल जो है उसको आप मोलेसिस की फर्मेंटेशन से प्रोड्यूस कर सकते हैं, ठीक है। मोलेसिस की फर्मेंटेशन से, स्टार्च ग्रेन्स की जो फर्मेंटेशन से, या फिर फ्रूट जूसेस की फर्मेंटेशन से। अच्छा जी, अब हम देख लेते हैं कि मोलेसिस से जो है वो अल्कोहल किस तरह प्रिपेयर हो सकती है। तो इसमें ये होता है कि जैसे आपने शुगर केन जो है के जो कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन है वहाँ से आपने शुगर की क्रिस्टलाइजेशन कर ली, ठीक है। और वहाँ से जो आपके पास रेसिड्यू ऑब्टेन हुआ है उसको आप मोलेसिस बोलते हैं, ठीक है। मतलब शुगर केन से कैन जूस जो था आपने वहाँ से शुगर की क्रिस्टलाइजेशन कर ली, और बाकी बचा जो मटेरियल होगा आप उसको मोलेसिस बोलेंगे। और मोलेसिस जो है आप उसकी फर्मेंटेशन करते हैं, ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ इंजाइम्स। और इंजाइम्स कहाँ से आते हैं, वो यीस्ट से आते हैं, ठीक है। और फिर उससे एथनॉल प्रिपेयर किया जाता है। जिस तरह मोलेसिस है C12H22O11, ठीक है, उसको आप वाटर के साथ रिएक्ट करवा के इन्वर्टेज इंजाइम की प्रेजेंस में और जो कि यीस्ट से सिक्रीट किया गया है,
ठीक है, और उससे जो है वो आपके पास C6H12O6 बनता है, मतलब ग्लूकोज बनता है, और साथ में एक फ्रुक्टोज बनता है। इस तरह फिर ग्लूकोज जो होता है वो जाइमेज एंजाइम से आपके पास एथेनॉल में जो है वो चेंज हो जाता है, और साथ में कार्बन डाइऑक्साइड बनती है। इस तरह अगर आप स्टार्च में बात करते हैं तो स्टार्च इस तरह होता है, जैसे स्टार्च का फॉर्मूला है C6H10O5, ठीक है। तो ये इसको आप रिएक्ट करवाते हैं वाटर के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ डायटेज इंजाइम, ठीक है, और इससे माल्टोज बनता है। माल्टोज जो है वाटर के साथ रिएक्ट करके आपके पास ग्लूकोज बना देता है, ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ माल्टेज इंजाइम, और ग्लूकोज जो है इन द प्रेजेंस ऑफ जाइमेज इंजाइम आपके पास एथेनॉल बना देता है, और साथ में कार्बन डाइऑक्साइड बना देता है। तो ये मोलेसिस और स्टार्च से प्रिपरेशन का तरीका है। इसके बाद आप अगर रेक्टिफाइड सिपरेट की बात करते हैं, ठीक है, तो अगर हम ये देखें कि हमारे पास जो है वो अल्कोहल कितनी बनती है बाय द फर्मेंटेशन, ठीक है, तो वो जस्ट आपके पास 12% बन रही होती है, और कभी भी 14% से एक्सीड नहीं करती, ठीक है। और 14% से एक्सीड क्यों नहीं करती? बिकॉज़ इस लिमिट के बाद से जो आपके पास एंजाइम्स होते हैं वो इनएक्टिव हो जाते हैं, ठीक है, और वो फर्दर जो है फर्मेंटेशन के प्रोसेस में इस्तेमाल नहीं हो सकते। तो इस वजह से अल्कोहल जो है वो 14% से एक्सीड नहीं करती, ठीक है। तो ये वाली जो अल्कोहल होती है जो कि हमारे पास 14% है, उसको हम बार बार डिस्टिलेशन के प्रोसेस से गुजारते हैं, और इससे हमारे पास जो है वो 95% अल्कोहल ऑब्टेन हो जाती है, और इस अल्कोहल को जो है वो हम रेक्टिफाइड सिपरेट बोलते हैं। अच्छा जी, अब हम ये देख लेते हैं कि डीनेचुरेशन ऑफ अल्कोहल क्या होती है, ठीक है। समटाइम्स ऐसा होता है कि हम चाह रहे होते हैं कि अल्कोहल को ड्रिंकिंग पर्पसेस के लिए इस्तेमाल ना किया जाए, ठीक है। तो इसमें हम क्या करते हैं कि एथेनॉल के अंदर 10% मेथनॉल को जो है वो के अंदर ऐड कर दिया जाता है, ठीक है। इससे उसकी डीनेचुरेशन हो जाती है, और उसको ड्रिंकिंग पर्पस के लिए इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। और इस तरह की जो अल्कोहल होती है उसको हम मिथाइलेटेड सिपरेट बोलते हैं, ठीक है। और इस पर्पस के लिए कोई थोड़ी सी अमाउंट में pyridine या फिर एसीटोन भी इस्तेमाल किया जा सकता है, ठीक है। तो इनको ऐड करने से भी आप अल्कोहल की डीनेचुरेशन कर देते हैं। उसके बाद हम फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ देख लेते हैं अल्कोहल की। तो अल्कोहल की अगर हम फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ की बात करते हैं तो जो लोअर अल्कोहल होती हैं वो कलरलेस टॉक्सिक लिक्विड्स होते हैं, ठीक है, और इनकी करैक्टरिस्टिक स्मेल होती है और बर्निंग टेस्ट होता है, ठीक है। और कलर मतलब कि इनका कोई रंग नहीं होता, लेकिन ये टॉक्सिक लिक्विड्स हैं। और इन हर हर जो आपके पास अल्कोहल होती है उसकी करैक्टरिस्टिक स्मेल होती है, और इसका जो टेस्ट होता है वो बर्निंग टेस्ट होता है, ठीक है। और अगर हम इनकी सोलिबिलिटी के हवाले से बात करें तो ये वाटर के अंदर सोलिबल होती हैं, लेकिन इनकी सोलिबिलिटी जो है वो जैसे जैसे हम हायर अल्कोहल्स की तरफ जो है मूव करते हैं तो सोलिबिलिटी जो है वो डिक्रीज़ करती जाती है, ठीक है। और ये सोलिबिलिटी क्यों होती है वाटर के अंदर? वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से होती है, ठीक है। वाटर और जो अल्कोहल होते हैं वो आपस में हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है वो डेवलप कर लेते हैं, ठीक है। इस वजह से उनकी जो है वो सोलिबिलिटी होती है कि वो वाटर के अंदर जो है वो डिज़ोल्व हो जाएँ, लेकिन ये सोलिबिलिटी जो है वो डिक्रीज़ होती है बाय इंक्रीजिंग इट्स मॉलिक्यूलर मास, ठीक है। तो जैसे जैसे जो है वो हम हाई अल्कोहल की तरफ मूव करते हैं तो वहाँ पे जो है वो मतलब इनकी सोलिबिलिटी होती है वो डिक्रीज़ होती जाती है। नेक्स्ट अगर हम इनके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स के हवाले से बात करते हैं तो अल्कोहल्स के मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स जो होते हैं वो अल्केन की निस्बत हाई होते हैं, ठीक है, जो भी इनकी कोरिस्पोंडिंग अल्केन्स होती हैं। लाइक एथेनॉल की जो कोरिस्पोंडिंग अल्केन होगी वो इथेन होगी, मेथनॉल की मीथेन होगी, प्रोपेनॉल की प्रोपेन होगी, ठीक है। तो उनकी निस्बत जो है वो इनके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स जो हैं वो हाई होते हैं, ठीक है। और जिस तरह अगर हम देखें तो मिथाइल अल्कोहल और इथाइल अल्कोहल जो होते हैं वो लिक्विड्स होते हैं, लेकिन मीथेन और इथेन जो होते हैं वो गैसेस होते हैं, ठीक है। तो इसकी रीज़न ये होती है कि जो आपके पास अल्कोहल्स होती हैं इनके अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है वो डेवलप हो जाती है, ठीक है, लेकिन अल्केन्स के अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होती। तो इसी रीज़न की वजह से जो है वो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट जो होते हैं वो अल्कोहल के वो उनकी कॉरिस्पोंडिंग अल्केन्स की निस्बत हाई होते हैं। नेक्स्ट अगर हम रिएक्शंस के हवाले से बात करते हैं अल्कोहल की तो ये दो तरह की रिएक्शंस देती हैं, ठीक है। एक रिएक्शन इस तरह के होते हैं जिसमें कार्बन और ऑक्सीजन बॉन्ड की ब्रेकेज होती है, और दूसरे में ऑक्सीजन और हाइड्रोजन बॉन्ड की ब्रेकेज होती है। अगर हम जो है वो कार्बन और ऑक्सीजन बॉन्ड की ब्रेकेज के हवाले से बात करें तो इसमें अगर हम ट्रेंड की बात करते हैं तो टर्शरी अल्कोहल जो हैं वो सबसे ज़्यादा जो है वो उनकी रिएक्टिविटी होती है सेकेंडरी अल्कोहल की उससे कम होती है, और प्राइमरी अल्कोहल की उससे कम होती है, ठीक है।
तो ये जो है वो एक्चुअली इस चीज़ को हम एक्सप्लेन कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन, ठीक है। तो जो टर्शरी कार्बोकेटाइन होता है वो ज़्यादा स्टेबल होता है, सेकेंडरी उससे कम होता है और प्राइमरी उससे कम होता है, ठीक है। इसी तरह अगर हम OH बॉन्ड ब्रेकेज के हवाले से बात करते हैं, तो इसका अगर हम ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी की बात करें तो मेथनॉल जो है वो सबसे ज़्यादा स्टेबल होता है, फिर प्राइमरी अल्कोहल एथनॉल जो है, मेथनॉल जो है इसकी रिएक्टिविटी सबसे ज़्यादा होती है, फिर प्राइमरी अल्कोहल की होती है, फिर सेकेंडरी अल्कोहल, फिर टर्शरी अल्कोहल की सबसे कम होती है, ठीक है। तो ये इनके ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी है। नेक्स्ट अगर हम रिएक्शंस के हवाले से बात करते हैं जिनके अंदर कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड ब्रेकेज इन्वॉल्व होती है, तो इसमें सबसे पहले हम एथेनॉल का रिएक्शन देख लेते हैं थायोनाइल क्लोराइड के साथ, ठीक है। तो थायोनाइल क्लोराइड के साथ ये रिएक्ट करता है इन द प्रेजेंस ऑफ पिरिडीन, और यहाँ से हमारे पास एथेनॉल क्लोराइड बनता है, सल्फर डाइऑक्साइड बनता है और हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनता है, ठीक है। दूसरी साइड से अगर हम देखें ये वाला जो रिएक्शन था ना, एक्चुअल में हमने अल्काइल हैलाइड की प्रिपरेशन में भी जो है वो स्टडी किया था, और वहाँ पे हमने कहा था कि ये वाला बहुत अच्छा मेथड है, और इस वजह से बिकॉज़ इसके अंदर सल्फर डाइऑक्साइड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड दोनों गैसेस होती हैं, वो निकल जाती हैं हमारे रिएक्शन मिक्सचर में से, और हमारे पास जो है वो प्योर फॉर्म में इथाइल क्लोराइड जो है वो ऑब्टेन हो जाता है। तो इस तरह जो है ये वाला रिएक्शन इंपॉर्टेंट होता है। इसके बाद दूसरे वाला रिएक्शन जो है जिसमें हमें एथेनॉल जो है उसका रिएक्शन करवाएं अगर हम हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ ZnCl2, तो इससे हमारे पास जो है इथेन क्लोराइड बनता है, ठीक है, और साथ में जो है वो वाटर बनता है, ठीक है। इस तरह अगर हम रिएक्शन करवाते हैं एथेनॉल का अमोनिया के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ थ्योरियम डाइऑक्साइड, तो इससे हमारे पास इथाइल अमाइन बनता है और साथ में वाटर बनता है। तो ये जो है कुछ रिएक्शंस हैं जिनके अंदर कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड ब्रेकेज जो है वो इन्वॉल्व होती है। इसके बाद हम इस तरह की रिएक्शन कुछ देख लेते हैं जिनके अंदर OH बॉन्ड ब्रेकेज जो है वो इन्वॉल्व होती है। तो इसमें हम अगर एथेनॉल का रिएक्शन करवाते हैं मेटल्स के साथ, जिस तरह सोडियम के साथ, तो इसमें हमारे पास सोडियम जो है वो सोडियम ऑक्साइड बनता है, सोडियम एथोक्साइड बनता है, ठीक है, और साथ में हाइड्रोजन गैस जो है वो इवॉल्व होती है। इसी तरह एथेनॉल जो है वो रिएक्शन देता है ग्रिग्नार रिएजेंट के साथ, जिससे हमारे पास जो अल्केन ऑब्टेन होती हैं। तो ये अल्केन की प्रिपरेशन का एक अच्छा मेथड है। उसके बाद जो है एथेनॉल का हम रिएक्शन करवा सकते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ H2SO4, ठीक है। तो इससे हमारे पास इथाइल एसीटेट बनता है और वाटर बनता है, ठीक है। तो इस वाले रिएक्शन का जो पार्टिकुलर नेम होता है इसको हम जो है वो स्टेरिफिकेशन बोलते हैं, ठीक है। तो ये वाला जो प्रोसेस है इसको हम स्टेरिफिकेशन का प्रोसेस बोलते हैं, जिसके अंदर अल्कोहल जो है वो कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ रिएक्ट करती हैं इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड, ठीक है, और इससे हमारे पास जो है एस्टर बनता है एक, जिसमें इथाइल एसीटेट बना और साथ में वाटर बन गया। नेक्स्ट अगर हम कुछ और रिएक्शंस देखते हैं अल्कोहल्स के, तो इसमें हमारे पास सबसे पहले जो है वो ऑक्सीडेशन का रिएक्शन आता है। ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल में क्या आता है कि जब भी हम अल्कोहल की ऑक्सीडेशन करते हैं तो इससे एल्डिहाइड और कीटोन्स बनते हैं, ठीक है। और इस पर्पज़ के लिए जो सबसे बेस्ट रिएजेंट है वो है हमारे पास एसिड डाइक्रोमेट। तो इसमें जैसे हमारे पास प्राइमरी अल्कोहल में हमारे पास इथेन है, एथेनॉल है, ठीक है, सॉरी, तो इसमें हम ऑक्सीजन के साथ इसका रिएक्शन करवा के पोटाशियम क्रोमेट और साथ में जो है वो सल्फ्यूरिक एसिड, तो इससे हमारे पास जो है वो एस्टेल्डिहाइड बना, ठीक है, एथेनॉल बना और साथ में वाटर बन गया, ठीक है। इस तरह अगर 2-प्रोपानॉल की हम हवाले से बात करते हैं तो अगर उसका रिएक्शन ऑक्सीजन के साथ करवाया जाए तो इससे हमारे पास प्रोपानॉल बनता है जो कि एक एसीटोन होता है और साथ में वाटर बनता है। इस तरह जो टर्शरी अल्कोहल्स होती हैं वो रेजिस्टेंट होती हैं ऑक्सीडेशन से, ठीक है। तो जब हमारे पास एसिड क्रोमेट की प्रेजेंस में वो एलिमिनेशन के रिएक्शन शो करवाती हैं, ठीक है, और इससे हमारे पास अल्कीन्स बनती हैं, जैसे 2-मिथाइल-2-प्रोपानॉल जो है वो पोटाशियम डाइक्रोमेट के साथ रिएक्शन करके सल्फ्यूरिक एसिड बना देती हैं और साथ में 2-मिथाइल प्रोपीन बन जाता है और साथ में वाटर बनता है। तो ये जो है वो ये थोड़ी सी रेजिस्टेंस शो करवाती हैं और हमारे पास जो है वो अल्कीन्स बना देती हैं। एक और इसके रिएक्शन में आता है वो होता है डिहाइड्रेशन, ठीक है। डिहाइड्रेशन में क्या होता है कि एथेनॉल जो है वो सल्फ्यूरिक एसिड की प्रेजेंस में और वो जो कि कंसनट्रेटेड फॉर्म में होता है और 180 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर के ऊपर जो है वो अल्कीन बनाती है और साथ में वाटर बनाती है, ठीक है। और इस तरह अगर आप 2 मॉलिक्यूल लेते हैं एथेनॉल के, तो वो कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड की प्रेजेंस में 140 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे डाई इथाइल ईथर बना देती है और साथ में वाटर बनाती है।
इसी तरह जो फर्दर रिएक्शन की अगर हम बात करते हैं तो जो अल्कोहल्स होती हैं वो फास्फोरस हैलाइड्स के साथ भी रिएक्ट करते हैं, जिसमें हमारे पास फास्फोरस ट्राईक्लोराइड और फास्फोरस पेंटाक्लोराइड आ जाता है। ठीक है, तो इस तरह जो है वो अगर एथनॉल जो है वो रिएक्ट करती है फास्फोरस ट्राईक्लोराइड के साथ, उससे हमारे पास जो है एल्डिहाइड बनता है और साथ में फॉस्फोरिक एसिड बनता है। ठीक है, इसी तरह जो है अगर ये रिएक्ट करती हैं फास्फोरस पेंटाक्लोराइड के साथ, तो इससे हमारे पास एल्डिहाइड बनता है। ठीक है, फास्फोरस ऑक्सीक्लोराइड बनता है POCl3। ठीक है, और उसके साथ जो है वो हमारे पास हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनता है। तो ये दोनों कंडीशन में हमारे पास डिफरेंट तरह की प्रोडक्ट्स जो हैं वो बनती है। ठीक है, एक में मतलब जो मेजर प्रोडक्ट होगी वो एक ही होगी। ठीक है, लेकिन जो जैसे हमारे पास सल्फ्यूरिक एसिड है, फॉस्फोरिक एसिड बना है एक में, और दूसरे में जो है हाइड्रोक्लोरिक एसिड और फास्फोरस ऑक्सीक्लोराइड बना है। ठीक है, तो ये इसमें डिफरेंट प्रोडक्ट्स होती हैं। नेक्स्ट अगर हम डिस्टिंग्विश करें बिटवीन प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी अल्कोहल्स की, ठीक है, तो इसके लिए हम एक टेस्ट इस्तेमाल करते हैं जिसको हम लुकास टेस्ट बोलते हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है कि प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी मतलब आपके पास कोई भी किसी भी किस्म की अल्कोहल है, उसको आप रिएक्शन करवाते हैं उसका जिंक कंसनट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ जिंक क्लोराइड। ठीक है, और इससे जो है जब आप इसका रिएक्शन करवाते हैं तो इससे जो है वो ऑयली लेयर बनती है अल्काइल हैलाइड की। ठीक है, जो कि सेपरेट आउट हो जाती है रिएक्शन मिक्सचर में से। जिस तरह अगर हम बात करते हैं टर्शरी अल्कोहल्स की, तो टर्शरी अल्कोहल में ऑयली लेयर जो है बनती है और वह फौरी तौर पे बन जाती है। सेकेंडरी अल्कोहल के हवाले से अगर हम बात करते हैं तो इसमें भी ऑयली लेयर बनती है, लेकिन वो 5 to 10 मिनट्स के बाद बनती है। और इसी तरह प्राइमरी अल्कोहल के हवाले से बात करते हैं तो इसमें ऑयली लेयर बनती है लेकिन हीट करने पे बनती है। ठीक है, तो इस तरह जो है इनकी टाइमिंग के डिफरेंस की वजह से जो है वो हम इस चीज़ का पता चला लेते हैं कि हमारे पास प्राइमरी अल्कोहल है, सेकेंडरी है या फिर टर्शरी अल्कोहल है। जिस तरह यहाँ पे दिखाया गया है कि प्राइमरी अल्कोहल के आपने रिएक्शन करवाया ZnCl2 के साथ हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ जिंक क्लोराइड और साथ में आपने हीट किया तो आपके पास प्राइमरी अल्काइल क्लोराइड बना। जब सेकेंडरी अल्कोहल का रिएक्शन करवाया हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ जिंक क्लोराइड 5 to 10 मिनट्स तक, तो उसको रखा, तो इससे आपके पास सेकेंडरी अल्काइल क्लोराइड बन गया। इससे जो टर्शरी अल्कोहल्स होती हैं वो जब रिएक्ट करती हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ जिंक क्लोराइड, तो वो इमीडिएटली जो है वो प्रोडक्ट दे देती हैं जो कि हमारे पास है टर्शरी अल्काइल क्लोराइड। इस तरह अगर आपने डिस्टिंग्विश करना हो बिटवीन मेथनॉल और एथनॉल, तो इसके लिए आप आइडोफॉर्म टेस्ट जो है वो यूज़ करते हैं। ठीक है, तो पहले हमने देखा कि प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी अल्कोहल्स को किस तरह सेपरेट करना है। अब हमने देखा कि प्राइमरी अल्कोहल के अंदर आगे मेथनॉल और एथनॉल आता है, तो हमने इन दोनों को किस तरह डिस्टिंग्विश करना है एक दूसरे से। तो इसमें आप क्या करते हैं कि आप आइडोफॉर्म टेस्ट परफॉर्म करते हैं। आप एथनॉल को रिएक्शन करवाते हैं आयोडीन के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ NaOH। ठीक है, तो इससे जो है आपके पास येलो कलर के क्रिस्टल्स बनते हैं जो कि एथनॉल अल्कोहल की जो है वो प्रेजेंस शो करवाते हैं। जिस तरह आपके पास एथनॉल है आयोडीन के साथ रिएक्ट करके सोडियम और साथ में सोडियम हाइड्रोक्साइड है, रिएक्ट करके आइडोफॉर्म बना देगा, CHI3 बना देगा। ठीक है, और इसमें जो है वो HCOONA बन जाएगा, सोडियम आयोडाइड बन जाएगा और वाटर बन जाएगा। ठीक है, इस तरह अगर मेथनॉल को अगर आप रिएक्ट करवाते हैं आयोडीन के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ NaOH, ये आपके पास येलो कलर के प्रेसिपिटेट नहीं देगा। ठीक है, तो इस तरह जो है वो आप एथनॉल और मेथनॉल को जो है वो सेपरेट आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट हम कुछ यूजेस देख लेते हैं अल्कोहल्स के। ठीक है, तो अल्कोहल के अगर हम यूजेस के हवाले से बात करते हैं तो मेथनॉल जो है उसको हम एज अ सॉल्वेंट इस्तेमाल करते हैं फैट्स ऑयल में। ठीक है, पेंट्स में और वार्निशेस में। ठीक है, और इसके अलावा आप इसको एंटी फ्रीज के तौर पे भी यूज़ कर सकते हैं रेडिएटर्स में, ऑटोमोबाइल्स के रेडिएटर्स में। ठीक है, और अल्कोहल की डीनेचुरेशन में भी इसको इस्तेमाल किया जाता है। और एथनॉल जो है इसको हम सॉल्वेंट के तौर पे भी इस्तेमाल कर सकते हैं लैब्स के अंदर, और इसको ड्रिंकिंग पर्पसेस के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है, और कुछ कंट्रीज़ के अंदर इसको एज अ फ्यूल भी इस्तेमाल किया जाता है। इसी तरह जो है अल्कोहल्स को फार्मास्यूटिकल प्रिपरेशंस के अंदर भी इस्तेमाल किया जाता है, और बायोलॉजिकल स्पेसिमेन की प्रिजर्वेटिव के अंदर भी जो है इसका इस्तेमाल किया जाता है।
तो यही हमारा आज का टॉपिक था, जिसके अंदर हमने अल्कोहल को देखा कि वो क्या होती हैं और उनकी प्रिपरेशन के मेथड्स देखे, उनका जो है वो नाम देने का तरीका जो है देखा, उनके रिएक्शन देखे, उनकी प्रिपरेशन के मेथड्स देखे, उनको डिस्टिंग्विश करने के तरीके देखे, ठीक है, और इसके अलावा उनके उसके यूजेस देखे। आई होप कि आपको समझ आ गया होगा। अगर कहीं से कोई क्वेरी हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।